हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज कृष्णा सोशल सेंटर। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम आज क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। एक्चुअली हम सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। एक्चुअली अभी हम जब आपको आगे पढ़ाना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सर इस चैप्टर में तो हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी इस चैप्टर का नाम ये क्यों पड़ा हुआ है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ? तो ध्यान रखिएगा ना कि जब कभी भी हम राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जब कभी भी हम वर्ल्ड में बात करते हैं राइटिंग की या किसी अर्बन सिविलाइजेशन या सिटी लाइफ की ना, तो इन दोनों चीजों के बारे में हमें एक जगह से सबसे पहले हमें एविडेंस मिलता है, और वो जगह कौन है आपको ध्यान में रखना है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया वो प्लेस है ना जहां से सबसे पहले हमें राइटिंग और सिटी लाइफ का एविडेंस मिलता है। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। और हम शुरू करेंगे और इस चैप्टर के बारे में सब कुछ थ्रू द स्टोरी, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। हो सकता है कि ये पूरा चैप्टर दो पार्ट में मैं बनाऊं, अभी आधा अभी कंप्लीट करें, आधा बाद में कंप्लीट करें, बट मेक श्योर ना अगर आप ये लेक्चर ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज राइटिंग एंड सिटी लाइफ? बिकॉज व्हेन वी कंसीडर अबाउट the first evidence regarded to the writing and city life to be found at Mesopotamia। तो हम पढ़ने वाले हैं कि पहली बार इस वर्ल्ड में राइटिंग की बात कहां की गई, सिटी लाइफ की बात कहां की गई, अर्बन लाइफ की बात कहां की गई, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ध्यान आपको ये रखना है कि जब हम पहली बार सिटी लाइफ या अर्बन लाइफ की बात करते हैं तो वो मिलता है मेसोपोटामिया में। मीन्स कंसिडरली हम कह सकते हैं हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। एक एक चीजें मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, आप ध्यान से सिर्फ मेरी बात सुनिए और समझिए। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो मेसोपोटामिया है या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, ये क्या है तो इसको आप ध्यान से समझिए। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सबसे पहले बात ये आती है ना कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या है। एट फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज मीन बाय दिस सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन क्या है ना, तो जब भी आपसे कोई पूछे सिविलाइजेशन क्या है, आप ध्यान रखिएगा सिविलाइजेशन क्या है, एन एडवांस्ड वे ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। मतलब जब किसी सोसाइटी की लाइफ काफी एडवांस हो जाती है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। एक्चुअली यहां हम जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट, वन ऑफ क्या, दैट इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज राइटिंग एंड सिटी लाइफ, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है, तो एडवांस्ड वे ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड मेसोपोटामियन। एक्चुअली मेसोपोटामिया क्या है ना, जो मेसोपोटामिया है ना, ये कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं, अभी आगे हम और भी डिटेल आपको बताने वाले हैं, बल्कि आप कह सकते हैं ना कि देयर आर टू रिवर्स, दो रिवर्स होती हैं। एक रिवर का नाम होता है यूफ्रेट और एक रिवर का नाम होता है टिग्रिस। एक रिवर का नाम क्या होता है, यूफ्रेट, एक रिवर का नाम होता है यूफ्रेट और दूसरी रिवर का क्या नाम होता है, टिग्रिस। एक्चुअली इसके बीच का जो ये पूरा एरिया होता है ना, पूरा एरिया होता है, यहां पर क्या होता है, एक सिविलाइजेशन डेवलप होता है, लोग रहना शुरू करते हैं, और दिस होल एरिया इज नोन एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एक्चुअली कंडीशन कुछ ऐसे होता है ना कि जो पूरा मेसोपोटामियन का सिविलाइजेशन का जो एरिया होता है, यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अर्बन सेंटर या अलग अलग सिटी डेवलप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक सीक्वेंस की ना, तो सबसे पहले जो सिटी डेवलप होता है ना, वो सिटी डेवलप होता है इन द सदर्न मेसोपोटामिया, और उसका नाम होता है सुमेर। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला सबसे पहले जो सिटी डेवलप होता है वो कहां पर, तो सर सुमेर में। सुमेर के बाद जब और आगे आप बढ़ते हैं, दूसरी जो सिटी डेवलप होती है ना, उसका नाम होता है अकड़।
अक्कड़। अक्कड़ के बाद जो तीसरे सिटी डेवलप होती है ना, उसका नाम होता है बेबीलोनिया या बेबीलोन। उसके बाद जो अगला जो सिटी डेवलप होता है ना, वो होता है अशीरिया। अशीरिया। ऐसे ही आगे जब आप पढ़ते हैं तो फिर बेबीलोन का रूल आता है, और लास्ट में यहां पर रूल कौन करता है? पर्शिया। पर्शिया मतलब अभी का कौन? इराक। और इसका रूल आता है, और फाइनली इराक के बाद भी जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है तो उस पूरे एरिया पर क्या कर लेता है? रूल कर लेता है। इस तरह से हमें पढ़ना है इस एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये पूरे इस चैप्टर का क्या है? क्रक्स है। अब हम डिटेल शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे जानने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की शुरुआत आपकी बुक में होती है, एक हेडिंग लिखा हुआ है आपके बुक में ना, वो हेडिंग ये लिखा हुआ है कि द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इंट्रोडक्शन में लिखा है मेसोपोटामिया द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। आपके बुक में लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। और इंट्रोडक्शन में लिखा है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? क्रेडल, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। अब क्वेश्चन यह आता है, सर व्हाई इट इज रिटन मेसोपोटामिया द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। आपको पता है क्रेडल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो क्रेडल वर्ड है ना, CRADLE, क्रेडल जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब होता है बर्थ प्लेस। क्या होता है? बर्थ प्लेस। मतलब मेसोपोटामिया वो प्लेस है जहां से शुरू होती है किसकी? सिविलाइजेशन की कहानी, एक एडवांस्ड वे ऑफ लाइफ की कहानी। मतलब पूरी दुनिया में जब हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले कहां पर लोग सिस्टमेटिक वे से रहना शुरू किए, ऑर्गेनाइज्ड वे से रहना शुरू किए, एडवांस लाइफ जीना शुरू किए, तो उसमें आता है कौन सा? मेसोपोटामिया। इसीलिए लिखा हुआ है क्या? द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, एडवांस्ड वे और ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन। अब हम अगर बात करें किसकी? मेसोपोटामिया की। ध्यान से समझते चलिए एक एक बात। थ्रू द फ्लो चार्ट हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया है ना, एक्चुअली ये जो मेसोपोटामिया है ना, ये मेसोपोटामिया क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। आपको उम्मीद है सिविलाइजेशन समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। ये दुनिया का एक सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। जब और आगे बढ़ते हैं तो चीजें हमें समझ में आती है ना कि सर इस मेसोपोटामिया के बारे में तब से आप बात कर रहे हो, इसका प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है? प्रेजेंट लोकेशन क्या है? तो जब हम प्रेजेंट लोकेशन की बात करते हैं ना, तो प्रेजेंट लोकेशन हमारे समझ में आता है सर अभी का जो इराक वाला एरिया है ना, रिपब्लिक ऑफ इराक। सबसे ज्यादा जो एरिया है वो रिपब्लिक ऑफ इराक वाला एरिया है। मतलब जो इराक कंट्री है ना, वहीं पर कभी हुआ करता था क्या? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो मेसोपोटामिया वर्ड है ना, ये दो वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से बना हुआ है। और वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला जो है ना, उसे हम बोलते हैं मेसोस। क्या बोलते हैं? मेसोस। पहले को बोलते हैं मेसोस और दूसरे को बोलते हैं पोटामस। किन दो ग्रीक? मेसोपोटामिया वर्ड जो है ना, वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला है मेसोस, दूसरा है पोटामस। मेसोस मतलब होता है मिडिल, और पोटामस मतलब होता है लैंड या रिवर। ठीक है, तो मेसोस मतलब मिडिल और पोटामस मतलब रिवर। मतलब समझ में आ रहा है कि सर ये एक ऐसा एरिया होगा जो दो रिवर के बीच का एरिया होगा। इसीलिए जब हम बात करते हैं किरकिना मेसोपोटामिया की, तो हमारी समझ में बहुत क्लियरली आता है कि सर दिस इज द एरिया बिटवीन द टू रिवर्स। मतलब एरिया बिटवीन टू रिवर्स, यानी वो एरिया जो दो रिवर के बीच का एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। और वो दो रिवर कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है, इधर होता है कौन सा? यूफ्रेट, यूफ्रेट। और उधर एक रिवर होती है ना, उसका नाम होता है क्या? टिग्रिस।
टिग्रिस। तो ध्यान ये रखना है ना कि सर दो रिवर होती हैं, एक यूफ्रेट रिवर, एक टिग्रिस रिवर, जो शुरू में मैंने आपको समझाया। इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। एक्चुअली ये आपको फ्लो चार्ट से समझ में आ रहा होगा कि सर why this is known as cradle of the civilization, because ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया ही क्या है, बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन है। सबसे पहले सिविलाइजेशन कहीं डेवलप हुआ तो मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया की बात करें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। इसका प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ है, तो रिपब्लिक ऑफ इराक में है। जो मेसोपोटामिया वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, मेसोस और पोटामस। मेसोस मतलब मिडिल और पोटामस मतलब रिवर, यानी जो मेसोपोटामिया वर्ड का मतलब है ना वो ये है एरिया बिटवीन टू रिवर। नाउ विच टू रिवर्स आर देयर, तो एक यूफ्रेट रिवर, दूसरी टिग्रिस रिवर। मतलब यहाँ पे हम जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस सिविलाइजेशन का प्रेजेंट डे जो लोकेशन है ना वो इराक में है। और ये सिविलाइजेशन दो रिवर के बीच में डेवलप हुई थी। ध्यान रखिएगा, वेस्ट में जो रिवर थी यूफ्रेट रिवर थी और ईस्ट में जो रिवर थी वो टिग्रिस रिवर थी। और उसी के बीच में एक सिटी डेवलप हुआ था, एक अर्बन सेंटर डेवलप हुआ था। उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्लियर है ना। अब जब हम बात करते हैं इस मेसोपोटामिया के बारे में ना तो हमें समझ में आता है, ढेर सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में है, सब कुछ बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं है। आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपको इसी तरह के सब कुछ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप इजिली क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एक्चुअली जब इस पूरे मेसोपोटामिया में जब सिटी डेवलप होना शुरू होता है तो सबसे पहले सतन मेसोपोटामिया में सिटी डेवलप होता है। आपको ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सतन में, और जो पहली सिटी डेवलप होती है ना दैट इज नोन एज सुमेर। उस सिटी का क्या नाम होता है, सुमेर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर पहली जो सिटी डेवलप हुई थी ना वो कौन सी सिटी थी, तो दैट वाज सुमेर। किस साइड में, तो कहां पर, तो ये डेवलप हुआ था सतन मेसोपोटामिया में। लगभग कितना टाइम पहले, तो 3200 BCE टू 2400 BCE की पहले की बात है। इस सुमेर के ही साथ एक और आगे चल के एक सिटी डेवलप होता है जिसका नाम होता है अकड़। तो इस तरह से सबसे पहले सुमेर डेवलप होता है सतन मेसोपोटामिया में, इसके बाद फिर अकड़, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होता है सिटी डेवलप होते चले जाते हैं। बात करें अगर 3500 BCE की ना, अगर हम बात करें 3500 BCE की, तो 3500 BCE में एक इन्वेंशन होता है यहाँ पर, और इन्वेंशन कितना होता है, किसका होता है, व्हील का। तो ये ध्यान रखना है सर, व्हील का भी इन्वेंशन कहाँ पे होता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, लगभग 3500 BCE। एक्चुअली ये लोग सबसे पहले जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना दैट लैंग्वेज वाज नोन एज सुमेरियन लैंग्वेज। चूंकि सुमेर लोग रहते हैं तो इनका जो पहला लैंग्वेज होता है ना, इस सुमेर का जो यहाँ का जो पहला लैंग्वेज होता है ना वो लैंग्वेज कौन सा होता है, आपको याद करना है, सुमेरियन। कौन सा लैंग्वेज, सुमेरियन। एक्चुअली ये लोग इस लैंग्वेज को लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं ना, जो फर्स्ट स्क्रिप्ट माना जाता है, एंड दैट इज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पूरे मेसोपोटामिया में पहला कौन सा सिटी डेवलप हुआ, तो वो सुमेर। किस साइड में, सतन साइड में। दूसरा अकड़ एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना, कितना, कब, तो 3200 BCE से 2400 BCE। एक्चुअली देखा जाता है कि इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में 3500 BCE में डेवलप किसका इन्वेंशन हुआ था, व्हील का। इसके बाद जो पहला इन लोगों ने लैंग्वेज डेवलप किया दैट वाज सुमेरियन, और पहला स्क्रिप्ट उस लैंग्वेज को लिखने के लिए जो डेवलप किया दैट वाज द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इसके बाद अकड़ के बाद ना जो अकड़ होता है वो एक सेंटर बनता है सुमेर के बाद सेंट्रल मेसोपोटामिया में। उसके बाद जो सुमेरियन लैंग्वेज होता है उसकी जगह पे आता अकड़ियन लैंग्वेज, अकड़ जब सेंटर बनता है तो। इसके बाद आप देखेंगे 1800 से 1500 BCE में होता क्या है, जो बेबीलोन होता है वो एक इंपॉर्टेंट सिटी बन जाता है सतन मेसोपोटामिया में, और जहां पर सुमेर एक इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था उसको रिप्लेस कर देता है कौन, बेबीलोन। ध्यान ये आपको आगे रखना है कि 1100 से लेकर 700 BCE में असीरियन स्टेब्लिश देयर किंगडम। यहाँ पर असीरियन लोगों का रूल होता है नॉर्थ में, और इस तरह से असीरियन क्या करते हैं, अरामाइक लैंग्वेज यूज करते हैं, और हेब्रियो जो
स्क्रिप्ट होता है या लैंग्वेज होता है, इसका यूज करते। इस तरह से धीरे धीरे करते करते 550 बीसी से लेकर 331 बीसी तक यहाँ पर पर्शिया का रोल होता है। ध्यान रखिएगा किसका रोल होता है, पर्शियन का रोल होता है, पर्शियन एम्पायर। ये पर्शियन एम्पायर क्या है, अभी पर्शिया है ना, एक्चुअली जो इराक है ना, इराक, इसी का पुराना नाम क्या है, पर्शिया। तो इराक का रूल आता है। और फाइनली आप देखेंगे ना तो ग्रीक रूलर आता है कौन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अलेक्जेंडर द ग्रेट आने के बाद इस पूरे के पूरे मेसोपोटामियन एरिया पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। कहने का सेंस ये है ना, ये जो अभी हम आपको समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि मेसोपोटामिया में कैसे अलग अलग रूलर्स आए, कैसे अलग अलग सेंटर्स डेवलप हुए। तो याद रखना है सबसे पहला सेंटर कौन सा डेवलप हुआ, तो सर सतन मेसोपोटामिया में सुमेर। सुमेर के बाद कौन आए, अकड़ आए। अकड़ के बाद कौन लोग आए, बेबीलोनिया लोग आए। असीरियन लोग आए। असीरियन के बाद वहां पर कौन लोग आए, तो ये पर्शियन लोग आए। पर्शियन के बाद लास्ट में कौन आते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और इस पूरे पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। इस तरह की पूरी जर्नी रहती है किसकी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान रखिएगा, जो अगला हमारी बुक में हेडिंग दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है मेसोपोटामिया एंड इट्स डाइवर्स ज्योग्राफी। एक्चुअली जो मेसोपोटामिया होता है ना, उसकी जो ज्योग्राफी होती है वो काफी ज्यादा डाइवर्स होती है। मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म होते हैं। और अलग अलग लैंडफॉर्म होने के नाते यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। उनको हमें देखना है, समझना है, यहाँ पर जानना है। तो अगर हम बात करें किसकी, डाइवर्स ज्योग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया, तो क्या है, ध्यान देना है आपको। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। एक्चुअली इस मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कैसे होती है, कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि सर यहाँ का लैंडफॉर्म कैसे होता है। अगर कोई पूछे तो सबसे पहली बात तो आप बताना सर यहाँ की जो ज्योग्राफी होती है ना, दैट वाज टू डाइवर्स। बड़ा ज्यादा डाइवर्सिटी होता है, बड़ा ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। काफी अलग अलग होता है लैंडफॉर्म, अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। अब कैसे रहते हैं, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली आपको पता है कि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। एक्चुअली इस पूरे मेसोपोटामिया अभी जो मैंने समझाया कि दो रिवर फ्लो किया करती थी। एक रिवर ऐसे फ्लो करती थी और एक रिवर ऐसे फ्लो करती थी। उम्मीद है आपको रिवर के नाम याद आ गए होंगे। जो ये रिवर थी ना, इसे हम बोलते थे यूफ्रेट रिवर। क्या बोलते थे, यूफ्रेट रिवर। और ये जो रिवर थी इसे हम बोलते थे टिग्रिस रिवर। क्योंकि आपको याद है इसी के बीच वाले एरिया को हम क्या बोलते थे, तो इसी के बीच वाले एरिया को हम मेसोपोटामिया का एरिया बोलते थे। अगर सबसे पहले हम इस पूरे मेसोपोटामिया के नॉर्थ वाली पार्ट में चले, तो जो एक्चुअली नॉर्थ वाला पार्ट था ना, ये ध्यान आपको रखना है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो कैसा था, तो वो सर था स्टेपी। अब ये स्टेपी क्या होता है, तो एक्चुअली ये था ग्रास लैंड वाला एरिया। कैसा था, ग्रास लैंड वाला एरिया। ग्रास लैंड होने के नाते यहाँ के जो लोग थे ना, वो काम क्या करते थे, तो इस नॉर्थ वाले पार्ट में जो लोग थे ना, वो लोग करते थे एनिमल रियरिंग, यानी एनिमल पालने का काम क्या करते थे। एक्चुअली यहाँ पर पेस्टोरिज्म होता था, चारवाही का काम करते थे, एनिमल पालने का काम करते थे। और बेसिकली किस एनिमल्स को पालते थे, तो ये लोग सिप प्लस गोट को बहुत ज्यादा पालते थे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये लोग तमाम तरह के प्रोडक्ट भी तैयार करते थे इस एनिमल्स के, ड्यू टू द जैसे मीट, मिल्क, चीज एंड डिफरेंट थिंग्स दे प्रिपेयर्ड। अब इसके बाद ये रही बात किसकी, नॉर्थ की। स्टेपी था, ग्रासलैंड था, पूरे मेसोपोटामिया वाला एरिया, और यहाँ पर एनिमल रियरिंग होता था। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, किसकी बात करें, नॉर्थ ईस्ट की, तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया कैसा था, तो दैट वाज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये जो एरिया था ना, दैट वाज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर।
एक्चुअली यहाँ पर कहीं प्लेन था तो कहीं पर अनइवन प्लेन था, कहीं पे ग्रीन माउंटेन्स थे, वाटर भी अवेलेबल था टिग्रिस रिवर की वजह से, इसलिए ये जो एरिया था ना ये क्या था, तो दैट वाज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे, जैसे आप क्रॉप्स में देख सकते हो यहाँ पर वीट, पी, ठीक है, वीट, पी, इसके अलावा बार्ली, ये सारे क्या ग्रो किए, ये सारे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वेयर इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर हम चलते हैं किस डायरेक्शन में सर, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो जो ईस्ट डायरेक्शन था वहां पर थी टिग्रिस रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी। ईस्ट में आप देख पा रहे हो कौन सी रिवर थी सर, टिग्रिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। एक्चुअली जो टिग्रिस रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी थी ना ईस्ट में, ये क्या हेल्प करती थी, कैसे, तो इट वाज वर्क एज अ रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये ईस्ट में देखोगे तो यूफ्रेट रिवर थी, और यूफ्रेट रिवर क्या काम करती थी, तो रूट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही जब आप वेस्ट में चलते हो ना, तो वेस्ट में आपको मिल जाता है सबसे पहले यूफ्रेट रिवर, क्या मिल जाता है, यूफ्रेट रिवर, और इसके बाद और वेस्ट में चलोगे ना तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया। वेस्ट में कौन सी रिवर, यूफ्रेट रिवर, और आगे जाओगे वेस्ट में तो आपको मिल जाएगा क्या, पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया। ईस्ट में क्या था, तो टिग्रिस और इसके ट्रिब्यूटरी जो एज अ क्या काम करते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम में आते थे। इसके बाद जो साउथ वाला पार्ट था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साउथ वाला जो पार्ट था ना, ये ध्यान रखना है कि साउथ वाला पार्ट वैसे बेसिकली अगर इसकी टोपोग्राफी देखें ना, तो जो साउथ वाला पार्ट था वो था डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट होने के बाद भी ना, जो सबसे पहले जो सिटी डेवलप हुआ, फर्स्ट सिटी ऑन राइटिंग जो इमर्ज हुआ ना, जो फर्स्ट सिटी डेवलप हुआ ना, फर्स्ट सिटी कौन सी, सुमेर, वो इसी साउथ वाले पार्ट में डेवलप हुआ। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर आप बता रहे हो कि पूरा साउथ वाला पार्ट डेजर्ट एरिया था, फिर उस डेजर्ट में पहली सिटी कैसे डेवलप हुई। हाँ ऐसा ही हुआ, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझिए। एक्चुअली होता ये था कि जो ये टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर थी ना, ये नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती थी। इनका जो डायरेक्शन था वो कैसा था, नॉर्थ टू साउथ था, ऐसे नॉर्थ टू साउथ था। अब होता क्या था, जब ये रिवर नॉर्थ टू साउथ आती थी ना, तो ये सारी रिवर्स अपने साथ क्या ले आती थी, सैंड ले आती थी, सिल्ट ले आती थी, क्ले लाती थी, फाइन मटेरियल्स लाती थी, और लाके उनका डिपोजिशन इस साउथ वाले पार्ट में करती थी, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो रिवर्स है ना, अपने साथ लाए हुए फाइन मटेरियल्स का, क्ले का डिपोजिशन कहाँ पे करती थी, तो सर इस साउथ वाले पार्ट में। और इसीलिए ये जो एरिया था ना, ये काफी ज्यादा फर्टाइल था, और इसी फर्टाइल एरिया होने के नाते यहाँ पर सबसे पहला सिविलाइजेशन, सबसे पहला अर्बन सेंटर डेवलप हुआ। और उस अर्बन सेंटर का नाम क्या है, उस अर्बन सेंटर का नाम है सुमेर। अब ये आपका पूरे मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी है। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट, हाउ कैन से दैट कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी काफी ज्यादा डाइवर्स है, या ये क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सप्लेन दी ज्योग्राफी ऑफ द मेसोपोटामिया, ठीक है, या फिर मेसोपोटामिया एंड एक्सप्लेन इट्स ज्योग्राफी, आप कैसे बताएंगे। पहली बात तो ये लिखेंगे ना कि पूरे मेसोपोटामिया का जो एरिया था ना, वो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ था। वहां की जो ज्योग्राफी थी ना, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था। डाइवर्सिटी के साथ साथ जो नॉर्थ वाला पार्ट था ना, दैट वाज स्टेपी ग्रासलैंड, एंड दैट वाज यूज्ड फॉर द एनिमल हर्डिंग, एनिमल रेयरिंग के लिए यूज होता था। नॉर्थ वाले पार्ट में ग्रासलैंड था, एनिमल पालने के काम आता था, पेस्टोरिज्म होता था। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट था ना, वहां पर क्या काम होता था, तो दैट वाज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, वहां पे एग्रीकल्चर होता था, अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो किए जाते थे। ऐसे ही अगर ईस्ट में चले तो टिग्रिस और इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर थी, जो क्या काम करती थी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी। वेस्ट में चले तो आपको मिल जाएगा कौन सी रिवर, यूफ्रेट रिवर, और वेस्ट में आप चलोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, पूरा डेजर्ट एरिया। जो साउथ वाला पार्ट था वो साउथ वाला पार्ट डेजर्ट एरिया था,
उसके बाद भी इस एरिया में सबसे पहले सिटी और राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। कहां पर? तो सुमेर में। ऐसा रीजन क्या था? क्योंकि जो रिवर का फ्लो था टिग्रिस और यूफ्रेट का, वो नॉर्थ टू साउथ था, और जो रिवर अपने साथ फाइन मटेरियल या सेडिमेंट्स लाती थी, उन सेडिमेंट का डिपॉजिट करती थी साउथ वाले पार्ट में, और उसकी वजह से जो एरिया था ना, वो काफी ज्यादा फर्टाइल होता था, और इसी फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पर पहले क्या डेवलप हुआ? तो पहला सिटी डेवलप हुआ, पहला अर्बन सेंटर डेवलप हुआ, दैट वाज सुमेर। तो उम्मीद है आपको इसकी ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी कैसी थी? अब ध्यान ये देना है ज्योग्राफी के बाद, देखो ऐसे ही हम नोट्स आपको देने वाले हैं, चाहो तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट बनाना चाहे तो बना सकते हैं बाद में आप पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेसोपोटामिया के बारे में इतनी सारी चीजें बता दी, लेकिन ये बताओ कि वाई मेसोपोटामिया इज नोन एज एन अर्बन सिविलाइजेशन। हम मेसोपोटामिया को अर्बन सिविलाइजेशन क्यों मानते हैं? ऐसा क्या रीजन रहा कि वाई दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन? तो देयर वर सर्टेन रीजन, दैट इज वाई इट इज नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। इसे हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, कुछ रीजंस थे। तो आपकी बुक में देखोगे ना, तो एक हेडिंग दिया हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बेनिज्म। मतलब कि जो मेसोपोटामिया एक अर्बन सिविलाइजेशन था, उसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्या इंपॉर्टेंस था, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले ये आप ध्यान रखना कि लगभग 3000 बीसीई में ना, 3000 बीसीई में जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो क्या यूज करना शुरू कर दिए थे? तो ब्रोंज। क्या यूज करना शुरू कर दिए थे? तो ये लोग यूज करना शुरू कर दिए थे क्या? ब्रोंज। ब्रोंज क्या होता है? एक मेटल होता है जो किसको मिला के बनाया जाता है? तो सर कॉपर और प्लस टिन को मिला के बनाया जाता है क्या? ब्रोंज। मतलब जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो लगभग 3000 बीसीई में क्या यूज करना शुरू कर दिया? तो ब्रोंज। और ये क्या होता था? तो कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता था। सर दैट इज वाई दिस सिविलाइजेशन, इट मींस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ब्रोंज सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। रीजन क्या है? कि यहाँ के लोग ब्रोंज यूज करते थे। दूसरी बात यह है ना कि जो सिटीज इन मेसोपोटामिया थे, मतलब सिटीज इन मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया के सिटीज थे ना, उनकी क्या क्या कंडीशन थी, ये ध्यान रखोगे। पहली बात तो ये थी ना कि सर यहाँ पे बहुत लार्ज पॉपुलेशन रहती थी। नो डाउट कि सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन लार्ज रहती थी ना, उसकी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी ना, वो मेजोरिटी पॉपुलेशन किसमें एंगेज थी? तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। क्योंकि आपको पता है जो अर्बन सेंटर या सिटी सेंटर होते हैं ना, जो सिटी एरिया होता है, अर्बन सेंटर होता है ना, वहां के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे काम करते हैं। जो विलेज एरिया होता है या रूरल एरिया होता है, वहां के लोग ज्यादातर काम क्या करते हैं? तो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। वैसे ही कंडीशन ऐसी थी कि मेसोपोटामिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन यहाँ की ज्यादातर मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी ना, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या करती थी। अब सर वो कौन सी एक्टिविटी करती है? तो आपको ध्यान रखना है कि इन एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी? तो पहला ये लोग करते थे ट्रेड। कौन सा काम? ट्रेड। दूसरा ये लोग करते थे मैन्युफैक्चरिंग, और बेसिकली हथियार बनाने का काम। दूसरा ये लोग करते थे अदर टाइप ऑफ सर्विसेज। इट मींस जो मेसोपोटामिया के सिटीज थी, वहां पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी ना, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। जैसे ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे और अदर सर्विसेज करते थे। साथ ही साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ये देखने को मिलता है ना कि जो मेसोपोटामिया के जो सिटीज थे ना, सिटीज एक तरफ और दूसरी तरफ इनके आसपास के जो विलेज थे, सिटीज प्लस आसपास के जो विलेज थे ना, इन सिटी और विलेज में ना एक इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था? इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलता था। इंटरडिपेंडेंट थे, मतलब ये इंटर डिपेंडेंट थे। क्लियर है ना? मतलब जो सिटी एरिया था वो विलेज से कुछ प्रोडक्ट को लेता था, जो
लाता था और सिटी में प्रिपेयर करते थे, वापस विलेज में भेजते थे। और आज भी ऐसा होता है कि सिटी और विलेज एरिया दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और ये चीजें कहां पर देखने को मिलता है? मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है। एक्चुअली ये लोग आप देखोगे ना कि कॉपर और टिन जो ब्रोंज बनाते थे उसका यूज क्यों करते थे? तो टूल या फिर कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए करते थे। तीसरा क्या था ना, यहां पर ध्यान रखिएगा आप कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सिटीज था। अगला क्या था? तो सर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ करता था। मतलब यहां पर जो लोग रहते थे ना, वो लोग एक पर्टिकुलर टाइप का ही काम करते थे। डिवीजन ऑफ लेबर्स हुआ करता था। और डिवीजन ऑफ जो लेबर होता है ना, दैट इज कंसीडर्ड एज अ की टू अर्बन लाइफ। इसे हम बोलते हैं की टू अर्बन लाइफ। की टू अर्बन लाइफ अभी हम समझा दे रहे हैं कैसे। की टू अर्बन लाइफ। एक्चुअली मेसोपोटामियन में जो लोग थे ना, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है। मतलब कोई लेबर है जो एक पर्टिकुलर काम ही कर रहा है, ऐसा नहीं एक ही आदमी सारा काम कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप कहीं सिटी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सिटी एरिया में जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर अगर आंख का डॉक्टर है तो सिर्फ आंख का ट्रीटमेंट करता है। अगर वो सपोज हमारे पेट का डॉक्टर तो पेट का ही ट्रीटमेंट करता है। अगर वो कान का डॉक्टर है तो कान का ही ट्रीटमेंट कर रहा है। हार्ट का डॉक्टर है तो हार्ट का ही ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा गांव में झोला साहब जो डॉक्टर होते हैं, छोटे डॉक्टर होते हैं ना, वो सब कुछ इलाज। आप जाइए शाम को बताइए, डॉक्टर साहब आंख से पानी गिर रहा है, हाँ दवाई है। सर पेट दर्द कर रहा है, हाँ उसकी भी दवाई है। सर कान में प्रॉब्लम, उसकी भी दवाई। तो जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया होता है, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। लेकिन अर्बन सेंटर्स या अर्बन एरिया या सिटी का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एक पर्टिकुलर काम है, जैसे मान लो अगर हमें क्या बनाना है, मूर्ति बनाना है, तो कोई जो मूर्तिकार है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो मूर्तिकार है वो मिट्टी भी बना रहा है, स्टोन भी वही बना रहा है, पेंट भी वही बना रहा है, उसको पॉलिश भी वही, ऐसा नहीं होता। जो मूर्तिकार है ना, वो दूसरे जगह से स्टोन खरीद के लाया, कहीं तीसरे जगह से पेंट खरीद के लाया, चौथी जगह से इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाया, और बस उसने क्या किया? तो बस मूर्ति बनाने का काम किया। लेकिन पेंट बनाने का काम कोई और कर रहा है, स्टोन लाने का काम कोई और कर रहा है। तो ये जो था क्या, डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी देखने को मिलता है कहां पर? मेसोपोटामिया में। इसके बाद यहां पर था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहने का एसेंस ये है ना कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे ना जो ट्रेड पर क्या करते थे? कमांड करते थे, कंट्रोल करते थे। किस पर? ट्रेड पे और प्रोडक्शन पे। और दूसरे लोग उनके कमांड को मानते थे, उनकी बातों को मानते थे। इस तरह की चीजें थी। चौथी बात ये थी ना कि यहाँ पर था अर्बन लाइफ। क्या था सर? अर्बन लाइफ। और वही हम पढ़ भी रहे हैं। कैसे अर्बन लाइफ था? तो दो चीजें आप ध्यान रखोगे। पहली चीज है ये था ना कि यहाँ पर लोग बाद में ना धीरे धीरे क्या करने लगे? तो यहां पर रिकॉर्ड कीपिंग का काम शुरू कर दिया। रिकॉर्ड कीपिंग कहने का सेंस ये है कि यहां पर ट्रेड होता था, तो ट्रेड करने के लिए हमें कहीं कहीं कुछ लिखने पढ़ने, रिकॉर्ड की जरूरत, रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत थी। तो ये चीजें भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा वेयर इन द मेसोपोटामिया। साथ ही साथ यहां पर ट्रेड होता था, आपको मैंने बताया ही। डिलीवरीज का काम होता था, कोई चीजें अगर हमें भेजनी है तो ये काम भी होता था कहां पर? मेसोपोटामिया में। दैट इज वाई दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बेनिज्म इन मेसोपोटामिया। आपसे पूछा जाएगा कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बेनिज्म इन मेसोपोटामिया, तो आपको शुरू करना है कि सर 3000 BC ये लोग ब्रोंज का यूज करते थे। ब्रोंज कैसे बनता था? तो कॉपर और टिन को मिला के क्यों क्या यूज करते थे? तो वेपन्स बनाने के लिए, दूसरे आर्टिकल्स बनाने के लिए ब्रोंज का यूज करते थे। इसके बाद जो मेसोपोटामिया के सिटीज थे, वहां पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। किसमें? ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में। साथ ही साथ यहाँ पर सिटीज और विलेज में इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलता है। सिटीज में जो प्रोडक्ट थे वो विलेज में भेजे जाते थे, विलेज से जो प्रोडक्ट थे वो सिटी में लाए जाते थे। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, जो की टू अर्बन लाइफ है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेबर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ही करेगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ग्रुप ऐसा है जो ट्रेड और कॉमर्स पे कंट्रोल कर रहा है, कमांड दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? उसे फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अर्बन जो लाइफ थी, ये लोग रिकॉर्ड कीपिंग का काम शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये लोग ट्रेड और डिलीवरी का भी काम शुरू कर देते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद ये क्या था? तो सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अगला हेडिंग है ना, वो है मूवमेंट ऑफ गुड इनटू सिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ सिटीज इन
मूवमेंट ऑफ गुड्स इन सिटीज, इसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझिए। पूरा चैप्टर आपको इजीली थ्रू द स्टोरी फॉर्म समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको नोट्स लेके वहां से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। एक्चुअली जो सिटीज में कह सकते हैं जो गुड सामान हुआ करते थे, उनका मूवमेंट कैसे होता था। तो एक्चुअली यहां पर होता क्या था मेसोपोटामिया में, तो सर यहां पर एक बड़ी कॉमन ऑक्यूपेशन था, दैट वाज ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या होता था? ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जब ये लोग ट्रेड और कॉमर्स करते थे ना, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मेसोपोटामिया वाला एरिया था, मेसोपोटामिया वाला जो एरिया था ना, वो किसी चीजों में रिच था, लेकिन कुछ चीजों में ये लैक भी करता था। जैसे मैं बताऊं, रिच इन फूड रिसोर्स एंड टेक्सटाइल, रिच इन फूड रिसोर्स एंड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़े में, कपड़ा उपड़ा बनाया जाता था। बट ये कुछ चीजों में क्या थे? लैक्स ऑफ, किन चीजों की कमी थी? तो यहां पर सर कमी थी स्टोन की, अच्छे क्वालिटी के स्टोन यहां पर नहीं मिला करते थे। क्या चीज? तो स्टोन नहीं अच्छे क्वालिटी के थे। साथ ही साथ क्या नहीं था? यहां पर अच्छे क्वालिटी के वुड नहीं मिलते थे। साथ ही साथ और क्या नहीं था? यहां पर मेटल्स और टिम्बर की कमी थी, मेटल्स एंड टिम्बर। आप ध्यान से जरा समझिएगा। एक्चुअली जो मेसोपोटामिया में गुड सामान का मूवमेंट होता था, वो क्यों होता था? यहां पर होता था ट्रेड और कॉमर्स, और जो मेसोपोटामिया का एरिया था वो काफी ज्यादा रिच हुआ करता था फूड रिसोर्स और टेक्सटाइल। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता था, फूड रिसोर्सेस भी अवेलेबल थे, साथ ही साथ कपड़े उपड़े बनाए जाते थे, अवेलेबल थे। लेकिन जो एरिया था ना, इस एरिया में स्टोन, वुड या मेटल्स या फिर इस तरह के टिम्बर्स वगैरह की बहुत ज्यादा क्या थी? कमी थी। तो अब जिन चीजों की कमी होगी ना, तो नॉर्मल सी बात है, उन चीजों को दूसरी जगह से क्या होगा? मंगाना पड़ेगा। और जो चीजें इनके पास अवेलेबल होंगी ना, उन चीजों को ये लोग क्या करेंगे? तो दूसरे एरिया में भेजने का काम करेंगे। इसीलिए यहां पर एक सिस्टम हुआ करता था, और उस सिस्टम का नाम था एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम। क्या नाम था? एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम। सर ये क्या था एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम? तो सबसे पहले ये समझिए बार्टर सिस्टम क्या होता है, कि जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मनी का कंसेप्ट नहीं था ना, तो उस टाइम पर सामान के बदले सामान दिया जाता था। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इंस्टीट्यूट ऑफ गुड्स इन द प्लेस ऑफ गुड्स, मतलब हमारे पास कोई सामान है, मान लीजिए हमारे पास वीट है, आपके पास राइस है, हमें राइस की जरूरत है, आपको वीट की जरूरत है, हम आपको राइस वीट दे दिए, आप हमको राइस दे दिए। तो इसी तरह का कंसेप्ट हुआ करता था बार्टर सिस्टम में। मेसोपोटामिया में ये लोग सामान का लेन देन करते थे, जो इनके पास अवेलेबल था। क्या अवेलेबल था? तो फूड रिसोर्सेस और टेक्सटाइल, वो दूसरे एरिया वाले लोगों को देते थे, और उनसे मेटल, स्टोन या फिर इस तरह की चीजें लेने का काम करते थे। अब बेसिकली मेसोपोटामिया का जो बार्टर सिस्टम था, वो किसके किसके बीच होता था? तो ध्यान रखिएगा, एक तरफ था मेसोपोटामिया, एक तरफ था मेसोपोटामिया, और दूसरी तरफ था टर्की, ईरान एंड एटसेट्रा। टर्की, ईरान और अदर गल्फ कंट्रीज थी अक्रॉस द गल्फ। इन दो कंट्री में क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। क्या होता था सर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। इन दो कंट्री में ट्रेड एक्सचेंज होता था। और ये ट्रेड एक्सचेंज कैसे होता था? तो ध्यान रखिएगा, अभी जैसे मैंने पीछे समझाया कि इन लोगों के पास क्या था? तो सर टेक्सटाइल हुआ करता था। और क्या होता था सर? इन लोगों के पास इनफ फूड रिसोर्सेस हुआ करते थे। इन लोगों के पास क्या होता था सर? स्टोन होता था, वुड होता था, टिम्बर होता था, और क्या होता था सर? मेटल होता था। तो ये लोग क्या करते थे? मेसोपोटामिया के लोग अपना टेक्सटाइल और फूड रिसोर्सेस इस एरिया में, टर्की ईरान वाले एरिया में देते थे, और यहां से स्टोन, वुड, टिम्बर और अपने लेते थे। इस तरह से बार्टर सिस्टम हुआ करता था। कहां पर सर? तो
इन द बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, सेल, स्टोन, ढेर सारी चीजों का ये लोग क्या करते थे, एक्सचेंज क्या करते थे। अब नो डाउट जब एक्सचेंज होगा, बार्टर सिस्टम होगा, एक सामान को दूसरे जगह भेजेंगे और दूसरे जगह से मंगाएंगे ना, इसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, तो सर ट्रांसपोर्ट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट। और उस समय हमारे पास जो एक ट्रांसपोर्ट था ना, एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, एंड दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारे पास उस टाइम था वाटर ट्रांसपोर्ट, यही हमारे पास मीडियम हुआ करता था ट्रांसपोर्ट का। और वाटर ट्रांसपोर्ट में ये लोग क्या चलाते थे, तो बेसिकली ये लोग बोट यूज करते थे, नाव, छोटे नाव भी चलाते थे, इसे बारगीज बोलते थे। इसके बाद ये लोग कैनाल, नहर बना के उससे करते थे, या फिर नेचुरल, कहीं कहीं आपको मिल जाता था क्या, नेचुरल चैनल्स मिल जाते थे, उनके थ्रू ये लोग करते थे। और साथ ही साथ आपको पता है कि दो रिवर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। पहले कौन सा रिवर, यूफ्रेट, और दूसरी कौन सी रिवर आपको पता है सर, टिग्रिस। अब जो यूफ्रेट रिवर थी ना, वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। इस यूफ्रेट रिवर को ये लोग कंसीडर करते थे क्या, वर्ल्ड रूट। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच वाटरवे इज कंसीडर्ड एज वर्ल्ड रूट, किस वाटरवे को वर्ल्ड रूट बोलते थे, तो वो था यूफ्रेट रिवर। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो कैसे मूवमेंट होता था गुड्स का सिटीज में, तो ये लोग ट्रेड कॉमर्स करते थे। मेसोपोटामिया में काफी ज्यादा फूड रिसोर्सेस, टेक्सटाइल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे कमी थी स्टोन, वुड, मेटल और टिम्बर की, इसलिए ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, सामान के बदले सामान लेने का। मेसोपोटामिया और टर्की, ईरान एटसेट्रा कंट्री के बीच बार्टर सिस्टम होता था, ट्रेड एक्सचेंज होता था। मेसोपोटामिया से टेक्सटाइल, फूड रिसोर्सेस भेजे जाते थे इन कंट्री में, और इन कंट्री से स्टोन, वुड, सिल्वर, है ना, मेटल, प्रीसियस मेटल, ये सारी चीजें भेजे जाते थे यहाँ पर। इस एक्सचेंज को करने के लिए जरूरत किसकी थी, ट्रांसपोर्ट की। उस टाइम पर कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज होता था, तो वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट, बड़े बड़े नाव या बाकी छोटे नाव, कैनाल्स या नेचुरल चैनल्स के थ्रू करते थे। बेसिकली दो सब रिवर्स, यूफ्रेट और टिग्रिस हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। उसमें भी यूफ्रेट रिवर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। दैट इज वाई यूफ्रेट रिवर इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड रूट। यूफ्रेट रिवर को हम बोलते क्या थे, तो सर वर्ल्ड रूट के नाम से हम जानते थे। इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है ना, वो हमारा शुरू होता है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। और मुझे लगता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी इतनी चीजें आप प्रिपेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको शुरुआत करते हैं फिर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग से। और माइट भी हम लोग 40% कवर कर लें, 40-50%, बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।